साथियों नमस्कार। ब्रज मेवात अंचल का कामा कस्बा, भगवान कृष्ण की नगरी और नगर पालिका चुनावों की गर्मी। आपकी स्क्रीन पर है धीरज अवस्थी, भाजपा से पार्षद पद के लिए मैदान में हैं। क्या इन्होंने सोचा है और क्या आप लोग इनके बारे में सोचते हैं? वीडियो के साथ जुड़े रहिए और कमेंट्स करके हमें कुछ ना कुछ सूचनाएं और सवाल आप देते रहेंगे तो हम इस संवाद को उतनी ही देर जारी रखेंगे। धीरज जी भैया एक बार लोगों को और नमस्कार सर। नमस्कार। एक अनजान आदमी जो आपको नहीं जानता है और वो इस वीडियो को आज कल परसों महीने भर बाद देखे, धीरज अवस्थी का परिचय कैसे उसे मिलेगा? धीरज अवस्थी भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता है और वो कर्मठ कार्यकर्ता है जो युवा मोर्चा से उसने शुरुआत की। सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के एक साधारण कार्यकर्ता के तौर पर मुझे काम करने का मौका मिला। मैंने पार्टी के लिए काम किया और जिले में सर्वाधिक 4400 सदस्य मैंने पार्टी के लिए जोड़े। सदस्यता अभियान में युवा मोर्चा का सदस्यता अभियान चला था, तो 4400 सदस्य जो जिले में उस समय सर्वाधिक थे, तो एक छोटी सी पहचान मुझे वहां मिली। तो पार्टी ने एक जिम्मेदारी मुझे दी युवा मोर्चा के अध्यक्ष पद के तौर पे, तो मुझे कामा शहर मंडल का युवा मोर्चा अध्यक्ष बनाया गया। तो मैंने करीब 3 साल युवा मोर्चा के शहर अध्यक्ष के मंडल अध्यक्ष के तौर पे काम भी किया है। उसके बाद पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी जिला उपाध्यक्ष के तौर पे। मैं जिला उपाध्यक्ष रहा। मैंने वहाँ भी पार्टी के जहाँ जहाँ विभिन्न जगह पर जिम्मेदारी दी वहाँ काम भी किया। पार्टी के लिए मैंने काम किया, निष्ठावान रहा। तो पार्टी ने पिछली बार सरकार में, जब राजस्थान सरकार में जब बीजेपी की सरकार थी, तो मनोनीत पार्षद भी मुझे बनाया। अच्छा जी, ये गिफ्ट आपको? बिल्कुल, काम किया तो काम के तौर पे, एक साधारण कार्यकर्ता के तौर पे मैंने काम स्टार्ट किया, तो मनोनीत पार्षद भी मेरे को बनाया। आज मैं शहर मंडल महामंत्री हूं भारतीय जनता पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर मैंने शुरुआत की, पार्टी के लिए निष्ठावान रहा, तो पार्टी ने उम्मीदवार भी मुझे बनाया है। अब मुझे जनता का सेवा करने का मौका मिले, ऐसी उम्मीद लेके मैं बीच में जनता के बीच में जा रहा हूं और लोगों से अपील कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दें और जितना अधिक से अधिक वोटों को जिता के भेजें उम्मीदवारों को, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी का कामा शहर में बोर्ड बन सके। और जैसा कि सभी को पता है, भारतीय जनता पार्टी ही एक सुशासन दे सकती है, कामा नगर पालिका में अच्छा काम दे सकती है और लोगों के काम कराने के लिए सदैव जानी जाती है कि जो 70 साल में पूरे देश में काम नहीं हुए, जो मोदी जी के आने से हुए। वाजपेयी जी के कार्यकाल में क्या हुआ था देश में? वाजपेयी जी के कार्यकाल में अपना एक परमाणु बम का परीक्षण हुआ था। उनको याद क्यों नहीं करते हैं आप? बीच में से 70 साल सब एक साथ ही लपेट देते हो। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकाल था वो बहुत कम समय के लिए। कम क्यों था? 6 साल कम था। 70 साल के अगेंस्ट तो कम ही था 6 साल। लेकिन उसको याद नहीं करता। याद बिल्कुल करते हैं, लेकिन जहां सुशासन की बात आती है जब याद करते हैं, लेकिन कुशासन की जब याद आती है कि 70 साल लगातार एक देश में एक पार्टी ने राज किया, एक परिवार ने राज किया, उस देश में उस पार्टी ने क्या किया, देश को कहां से कहां ले गए। जो 70 साल पुराने मुद्दे थे वो मोदी जी के समय आते ही समय क्यों खत्म हो गए? ये एक ऐसी रटी रटाई भाषा है आप संगठन के कार्यकर्ताओं की, जिसे आप इतनी जल्दी बोल देते हैं और उससे ज्यादा जल्दी सोशल मीडिया पर लिख भी देते हैं। धुआं धड़ाम चलती है, तो उसमें तो आप पारंगत हैं। इसीलिए लेकिन मैंने आपको केवल एक बात कही थी कि जब बीजेपी की कहीं बात आती है तो मोदी युग से ही शुरुआत करता है कार्यकर्ता। वो कार्यकर्ता उन्हें भूल जाता है अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल को, उसमें को उन 6 सालों को भी 70 साल में लपेटे में ले देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, रटी रटाई बात नहीं है। जो सत्य होता है वही ज्यादा दिन टिकाऊ रहता है।
आप कह रहे हैं कि भाई जो रटी रटाई भाषा है वो सत्य जो है 2014 में ही सूर्योदय हुआ है देश मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, 2014 में सूर्योदय हुआ ये आप बोल सकते हैं, परंतु देश के विकास को जो नए आयाम मिले हैं वो 2014 से शुरुआत हुई। आप 2014 से लेके और आज तक और पिछले 20 साल का आप उठा के देखो, कितना आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये सब जनता जानती है और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी के देश में दोबारा सरकार बनी है और एक रिकॉर्ड सीटों से अपन जीत के आए, मोदी जी प्रधानमंत्री दोबारा बने। तो मेरा मानना यह है कि ये कोई रटी रटाई बात नहीं है। जनता चाहती है विकास। आम जनता को अगर विकास दिखाई दे रहा है तो वो दोबारा मैंडेट दे रही है। और आप कहीं भी चले जाइए, बीजेपी की सरकार हमेशा बनती ही आ रही है। राजस्थान में क्या हुआ 2018? चुनाव है, चुनाव में कहीं छोटी मोटी या कहीं कोई कमी रही होगी, या आपको ऐसा लगता है कि भाई सब चुनावों में, अभी क्या है कि हाल में जो चुनाव हुए बहुत कम गैप से चुनाव हारे हैं। एमपी में, मध्य प्रदेश में जो चुनाव हारे थे, अब दोबारा जनता ने मैंडेट लिया। जबरदस्ती तुमने नहीं खींच लिया भाई साहब? ऐसा कुछ नहीं है। खींचना एक अलग चीज है और जनता का जो विश्वास था वो दोबारा कायम तो किया। था, लेकिन कोरोना में भी विधानसभा चला दी। चलो अपन वो बात नहीं करते। जी। अपन तो आते हैं धीरज अवस्थी ने अपना परिचय दिया जी। 1-1.5 मिनट में आप, अगर कोई व्यक्ति मेवात को समझना चाहे तो आपके एंगल से मेवात क्या है? मेवात थोड़ा मेवात में है, कामा में बैठे हैं और मेवात की बात नहीं हो तो देखिए, ये मेवात शब्द एक टुकड़ा है, ये ब्रज मेवात है। अच्छा, लेकिन बोलते लोग मेवात ज्यादा तो ये क्या है, ब्रज मेवात है। यहाँ ब्रज का भी कुछ हिस्सा जुड़ा हुआ है और मेवात भी जुड़ा है। मेवात तो धीरे धीरे अब बढ़ा है, लेकिन पहले शुरुआत में तो ब्रज ही था। हाँ। जहाँ चरण पहाड़ी है, भोजन थाली है, केदारनाथ है, अद्र बद्रीनाथ है, तो ब्रज का हिस्सा बहुत ज्यादा था। मेवात अब बना है, धीरे 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 जनसंख्या जैसे बढ़ी है तो मेवात अब बढ़ रहा है, डेवलप हो रहा है। मेवात में पहाड़ी के जो हिस्से हैं कुछ वो ज्यादा डेवलप हो गए हैं, यानी कि मेवात की जनसंख्या के आधार पर। तो जोरेड़ा के जो भी आसपास जोरेड़ा है, पहाड़ी है, इनके गांवों में जो मेवातों की संख्या, मेवों की संख्या बढ़ी है तो मेवात डेवलप हुआ है। आज से 20 साल 30 साल पहले जनसंख्या बहुत कम थी तो ये ब्रज के नाम से जाना जाता था। आज जनसंख्या बढ़ गई है तो मेवात के नाम से जाना जाता है। बाकी ऐसा किसी एक पर्टिकुलर वर्ड से कोई नाम जाना जाए, ये कोई ठीक बात नहीं है। ब्रज मेवात आज भी है। ब्रज मेवात पहले ब्रज था, मेवात की संख्या बढ़ी तो ब्रज मेवात हो गया। ये है। विधायक जाहिदा खान के 2 साल के कार्यकाल की 2 उपलब्धियां। 2 उपलब्धियां, क्राइम का ग्राफ डबल हो गया, भ्रष्टाचार चौगुना हो गया। ये 2 उपलब्धियां मेरे हिसाब से हैं। ज्यादा नेगेटिव बात नहीं? नेगेटिव नहीं है, आप रिकॉर्डली बात कर लेना। भारतीय जनता पार्टी का जब विधायक था, आप उस टाइम का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए और उसके जस्ट बाद 6 महीने का ही रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, जहां मोटरसाइकिल लूट की घटना पे अंकुश लगा के, मैं कामा कस्बे की बात कर रहा हूं, कामा कस्बे में जो एवरेज मोटरसाइकिल उठने का महीने में 3 या 4 मुकदमे मुश्किल से दर्ज होते थे, आज 20 और 25 पे पहुंच गए। आप रिकॉर्डली बात कर लेते हैं, अपन कोई वैसे थोड़ी बात कर रहे हैं। वो तो कर, आप ज्यादा जानते हैं, हम नहीं, मैं आपको बहुत ट्रांसपेरेंट बात कर रहा हूं, पारदर्शी, इसमें कोई झूठ नहीं है, सब लोग देख रहे हैं, आप पता कर लें। कामा थाने का आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, 15 से 20 तो मुकदमे दर्ज होते हैं और 2-4-5 इसलिए नहीं आते जिनके बीमा खत्म हो जाता है भाई कि कोई बात नहीं, बाकी 15-20 का तो रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। और वो जब बीजेपी की सरकार थी, जगत सिंह जी की सरकार थी, तब आप देख लीजिए 3 से 4 मुकदमे, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल खत्म हो गया था, लेकिन बहुत हद तक काबू किया था। जनप्रतिनिधि का शासन पर बहुत बड़ा रोल रहता है इनका। देखो, आम आदमी के लिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास, और इनका लोगो सिर्फ यही है कि भ्रष्टाचार और लूटमार करने वालों का विकास, ये सब में संलिप्त है। और मैं नहीं कह रहा हूं, आप कामा कस्बे के जनता को सबको पता है ये चीज। आज भ्रष्टाचार किस तरह से पनप रहा है सब जनता जानती है। आज कम समय में बात करना चाहता हूं, एक अंडर ट्रेनिंग IPS सुमित महर्डे जी लगे हुए हैं, यहाँ पे चर्चा चल रही, चर्चा बहुत गर्मियों में, आपने अखबारों की सुर्खियां पढ़ी होंगी,
तो इनकी दुकानें बंद कर दी हैं, जो इनकी दुकान चलती थी लूट मार की, वो दुकानें बंद कर दी गई। इनको दर्द हो रहा है, दर्द होने की वजह से ये लोग भाग रहे हैं कि इनका ट्रांसफर होना चाहिए या इनको हटाया जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं, जब आप गलत नहीं हो तो एक आईपीएस रैंक का अधिकारी क्यों गलत करेगा किसी के साथ? मुझे तो बंद करता ही नहीं, मेरे घर में तोड़फोड़ करता ही नहीं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, अगर कोई चोर या कोई बदमाश या कोई अपराधी को पुलिस पकड़ने जाए और उसके ऊपर पथराव हो, पुलिस को पीटा जाए, तो पुलिस क्या करेगी? पुलिस का भी अपना, मैं जवाब लेना चाहता हूं। धीरज भाई जी सर, नगर पालिका के जिस बोर्ड में आप बैठेंगे, ऐसी उम्मीद आप भी कर रहे होंगे, हम भी करते हैं। बिल्कुल। युवाओं को मौका मिलना चाहिए। आपकी आंखों में कामा के लिए कोई ऐसे दो सपने जो आपके कार्यकाल में आप करना चाहेंगे? नगर पालिका में बैठने के बाद सबसे पहली प्रायोरिटी ड्रेनेज सिस्टम की होगी कि नालियों का जो पानी की निकास की व्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा बद से बदतर हो चुकी है। हालांकि बीजेपी का कार्यकाल में भी बहुत सुधारने का प्रयास किया गया था, लेकिन फिर भी अब स्थिति ज़्यादा खराब है, जिसको ड्रेनेज सिस्टम को यहाँ लागू करना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर मैं, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी अगर मुझसे कोई पूछे तो ड्रेनेज सिस्टम रहेगा मेरे हिसाब से। जहाँ सड़कों की ज़रूरत है, कच्ची सड़कें पड़ी हैं, अभी भी कई बार ऐसे हैं जहाँ आज तक पक्की सड़क बनी नहीं है, कस्बे में होने के बावजूद, तो वहाँ पक्की सड़क बननी चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी उनको मिलनी चाहिए। तो मेरे ये दो शर्त हैं। दिल्ली से हमारे एक दर्शक हैं इसी इलाके के, लक्ष्मीकांत शर्मा, वो कह रहे हैं 5 साल में कामा से डीग की सड़क की मरम्मत तक नहीं हुई। तो नगर पालिका से जुड़ी बात नहीं है। वसुंधरा सरकार में मैं तो दिल्ली रहता हूँ, हमने तो दिल्ली से डीग जाने का रास्ता गोवर्धन से तय किया है, सड़क की सुध तक नहीं ली, जबकि नगर और कामा में भाजपा के विधायक थे। बिल्कुल, बोल दीजिए कुछ इनको भी आप। देखिए, ये आपने पहले भी कहा नगर पालिका का मामला नहीं है। हाँ, परंतु मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि जो ये सड़क अब बनी है, ये भी वसुंधरा राजे सरकार, बीजेपी की सरकार की मामलों को लेकर के बहुत चर्चित रही है। ऐसी नगर पालिका में जाने की आपको मतलब कैसे? देखिए, मेरा निवेदन ये है कि भ्रष्टाचार हो रहा है कहीं और हम दूर से ये कहते रहे कि यार बड़ा भ्रष्टाचार है, बड़ा भ्रष्टाचार है, तो ऐसे काम थोड़ी चलेगा। वहां जाके देखें कहाँ कौन लोग गलत है। जब तक अच्छे लोग वहां जाएंगे नहीं तो भ्रष्टाचार को रोकेंगे कैसे? आप मुझे बताइए। तो मेरा मानना तो ये है कि अच्छे लोग जब जाएंगे तो जो गलत काम हो रहा है कम से कम उसको रोकने का प्रयास तो करेंगे। राजनीति सेवा है या स्वरोजगार? इन दोनों के लिए अलग अलग सोच हो सकती है। जिसके लिए सेवा है उसके लिए सेवा है, और स्वरोजगार नहीं, रोजगार जिसके लिए जो बनाना चाहेगा वो रोजगार भी बना सकता है इसको। राजनीति में कई तरह के लोग आते हैं जो इसमें रोजगार का विकल्प ढूंढते हैं कि भाई मेरी राजनीति से मेरा धंधा चलेगी, दुकान चल जाएगी। बिल्कुल, डेफिनेटली नहीं। कुछ लोग होते हैं जो राजनीति को दुकान बना लेते हैं और राजनीति से अपनी दुकान चलाते हैं। बहुत से लोग हैं कस्बे में, और जो ये सोचते हैं कि भाई मुझे सेवा करनी है, तो ऐसे भी बहुत लोग हैं, सेवा करने के लिए भी जाते हैं लोग। धीरज पांडे की क्या इच्छा है? धीरज अवस्थी की क्या इच्छा है? मेरा मानना तो ये है कि व्यापार करने के लिए तो बहुत सारे विकल्प खुले हुए हैं। ये अच्छा विकल्प है नहीं, ऐसा मेरा मानना नहीं। धमक रहती है आदमी की। देखिए साहब, सही काम करने वाले व्यक्ति को धमक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सही काम अगर कोई व्यक्ति करेगा और अच्छा व्यक्ति होगा तो उसकी तो लोग वैसे भी पहचान करते हैं, बहुत भला आदमी है। इसमें राजनीति करने के लिए कहीं कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। जनता से जुड़ने का जो मौका मिलता है वो राजनीति में आपको जाने मिले। आप जाएंगे, बाहर के लोग आपके पास 10 लोग आएंगे काम कराने के लिए, आप उनका अच्छे से काम करेंगे। जनता से जुड़ने का मौका राजनीति है। और व्यापार करने के लिए आप कोई दुकान खोल के बैठ जाइए, कोई व्यापार कर लीजिए, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। धीरज भाई जी सर, आखिर का सवाल है जी। पिछले साल नवंबर में भरतपुर में नगर निगम के चुनाव चल रहे थे और 21-22 पार्षद जो थे वो चुन के आए बीजेपी के, 13 से 17 शायद थे कांग्रेस के, और बोर्ड बना वहां कांग्रेस का। भरतपुर के एक धरती पकड़ नेता है, उन्होंने ऑफलाइन बातचीत में, वीडियो कट होने के बाद बातचीत में एक बात कही थी, बोर्ड तो हम बना लेते लेकिन जो पार्षद चुन के आए हैं वो भी पैसा मांग रहे थे और निर्दलियों को भी देना था। बिल्कुल सटीक बात कह रहा हूं। बिल्कुल कहा हुआ। उनका कहना ये था कि जो पार्षद है इनको भी देना और जो निर्दलीय की व्यवस्था करनी उनको भी देना। इतनी व्यवस्था हमारे पास
नहीं थी, इसलिए हमने उस बंद दरवाजे को खोल दिया कि भैया अब तुम जाओ और देखिए मेरा निवेदन सिर्फ इतना सा है कि भरतपुर नगर निगम में जो भी हुआ, मेरा मानना यह है कि पिछली बार जो आप नवंबर की बात कर रहे हैं उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी और सरकार के दबाव में सारा कुछ हुआ। और सरकार जहां होती है वो राजनीतिक दबाव के कारण कहीं ना कहीं से पार्षदों को, भाजपा की जो उम्मीदवार थी जी, उन्होंने अपनी सीमा बता दी थी राशि, और वो राशि की सीमा देखो। आप थोड़ा ऐसी व्यावहारिक बात कर लो, बिल्कुल आपने कायदे की बात हमें खूब सुना। नहीं ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल सटीक प्रवचन आपने खूब सुना दिए, जी जी, अच्छे लगते हैं सुनने में जी। लेकिन थोड़ी सी व्यावहारिक बात कर लो कि अगर कोई व्यक्ति कांग्रेस का इस समय इस वीडियो को सुन रहा है, हाँ, और उसे ये लगता है कि धीरज अवस्थी को अपने पाले में लाना है, मोटी सी कीमत क्या होगी? धीरज अवस्थी बिकाऊ वस्तु नहीं है। पहली बात, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, राम रे, अगर देखिए मेरी बात सुनिए, राम रे की बात ऐसा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले तो आप जब धीरज अवस्थी की बात कर रहे हैं तो धीरज अवस्थी बिकाऊ वस्तु नहीं है, उसके जमीर को खरीदने के कोई कीमत ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जब मेरा आप व्यक्तिगत बात कर रहे हैं तो आपने नाम लिया तो धीरज अवस्थी बिकाऊ वस्तु नहीं है, उसके जमीर को कोई नहीं खरीद सकता। 1 लाख से लेके करोड़ तक भी कोई नहीं खरीद सकता, पहली बात। और मेरा मानना यह है, स्वयं का हो सकता है मैं गलत हूं, कि भारतीय जनता पार्टी का जो कर्मठ कार्यकर्ता होगा, वो आप बहुत जोर दे रहे हैं। नहीं मैं बताऊं इसके लिए क्या है कि बीजेपी को लोग सपोर्ट करते हैं, पूरे भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे सपोर्टर हैं। दैट मीन्स ये नहीं है कि भाई सब लोग कर्मठ कार्यकर्ता हैं जो उसकी विचारधारा को जानते हैं, जो उस विचारधारा से अपना वो रखते हैं कि भाई मैं इस विचारधारा से बिल्कुल संतुष्ट हूँ। मेरा मानना है कि वो नहीं बिकेगा। और जो केवल स्वार्थ के वशीभूत होकर और भारतीय जनता पार्टी का सहारा लेके और राजनीति में घुसकर और उसको बेचते हैं, वो मैं नहीं मानता कि बीजेपी का कोई कार्यकर्ता है। 30 में से 1 को हटा देते हैं, धीरज अवस्थी को, 29 में से कितने बिक जाएंगे? मेरा मानना ऐसा है कि जो बीजेपी की सीट से जीत के आएगा, अच्छा, अधिकतम ऐसे लोग रहेंगे जो बीजेपी के लिए ही डेडिकेटेड रहेंगे। कुछ की कोई, मैं बिकने की बात फिर भी नहीं कह रहा हूं, कुछ की कोई हो सकती है कि लालसा ऐसी हो कि भाई मुझे फला पद मिले तब मैं बीजेपी को वोट दूं, या कोई और मुझको जिम्मेदारी दे तब मैं बीजेपी को वोट दूं। पर मेरा मानना यह है कि उनमें से 29 हो या 30 हो, बिकाऊ कोई भी नहीं होगा, मेरा मानना यह है। आखिर में अपने इलाके के लोगों के लिए आपका कोई सारगर्भित संदेश? मेरा संदेश तो सिर्फ जनता के लिए यही है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करें, भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाएं, जिससे कि ये जो लूट मार की जो दुकान चला रखी है जायदा ने और यहाँ कांग्रेस सरकार ने, वो बंद हो सके। और एक चीज़ तो बिल्कुल साफ है कि बीजेपी का ही बोर्ड बनने जा रहा है, उसमें अपना सहयोग प्रदान करें। कोरोना का टाइम है, सरकार की दी हुई गाइडलाइन के अनुसार चल के वोटिंग करें और अधिक से अधिक वोट करें, अपने मतदान जरूर करें जाके, और बीजेपी का ही बोर्ड बनाएं। बीजेपी का बोर्ड कितने लाख या करोड़ में बन पाएगा? मैं आपसे बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता बिकाऊ नहीं है। बीजेपी का तो वैसे ही बोर्ड बन रहा है, खरीदने पड़ेगा, बिल्कुल जरूरत आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि बिल्कुल साफ शब्दों में मैं आपको बता देता हूं कि जहां कांग्रेस 10 टिकट आर्थिक लोभ की वजह से दे पाई है, और हमारे यहां आप अगर देखेंगे तो एक सीट पर 5-5, 6-6 टफ फाइट थी कि भाई किसको दें, और रणनीति के तहत 4-5 सीट हमने खाली भी छोड़ी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जनता का जो रुख है वो बीजेपी की तरफ ही है। जो टिकट मांगने वाले इतने लोग आ गए, और कांग्रेस के पास एक भी लोग नहीं थे जो जबरदस्ती टिकट उनको फेंका गया है। उम्मीदवार आगे थे, टिकट पीछे थी, वो भाग रहे थे कि टिकट चिपक नहीं जाए, ऐसी स्थिति थी यहाँ कामा में। तो मेरे को लगता है कि बीजेपी की सीट इतनी आने वाली है कि कहीं हमको निर्दलीय की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर भी बाय द वे जैसे कोई जरूरत पड़ गई तो मुझे ऐसा लगता है कि पहली बात तो पड़ेगी नहीं, और पड़ भी गई, हाँ, तो जो निर्दलीय जीत के आएंगे वो भारतीय जनता पार्टी के
प्रभाव से ही अपने जो उनकी आस्था है वो बीजेपी में ही रहेगी और बीजेपी के लिए ही वोट देंगे, कांग्रेस के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने उनका शासन भी देख रखा है और हमारा भी देख रखा है। तो लोगों को पता है वर्तमान में तो सत्ता है, लेकिन उन्होंने सत्ता को दुरुपयोग कर रखा है ना। आम जनता शब्द के साथ ही दुरुपयोग जुड़ता है। जब आपकी रही होगी आपने किया होगा। देखिए बात सत्ता में खनक होती है। बिल्कुल मानता हूं आपकी बात, लेकिन एक चीज समझिए, इसे विपक्षी के लिए ही कहना अच्छा नहीं है कि उनकी सत्ता है वो दुरुपयोग कर रहे हैं। जब देखिए मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं, सत्ता का दुरुपयोग वहां तक सीमित होता है जब किसी आम भलाई के लिए किया जाए और एक स्वयं के लिए पैसे कमाने का जरिया बना लिया जाए। आम आदमी का खून चूस के आप अगर उसका सत्ता का दुरुपयोग करेंगे तो उसका गलत असर पूरी जनता पे पड़ता है। अगर मैं मानता हूं कि भाई उदाहरण के तौर पर अगर मैं कहीं को पार्षद बन गया और जनता के विकास में अगर कोई 19-20 कहीं किसी सत्ता का अगर उपयोग करके हमने वो काम करा दिया तो मैं उस सत्ता का दुरुपयोग नहीं मानता हूं। अब मैं स्वयं अगर उस सत्ता का दुरुपयोग करके अपना घर भरने के लिए, अपना पैसा जेब भरने के लिए करूं तो वो सत्ता का दुरुपयोग होगा और उसको जनता का अलग मैसेज जाता है, वो आज जो इनका जा रहा है। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि जो निर्दलीय जीत के आएंगे वो बीजेपी की तरफ पास ही आएंगे और निस्वार्थ भाव से आएंगे। उसके लिए बहुत बड़ा कारण यही है कि आज वास्तविकता में जो इनका कार्यकाल चल रहा है उनसे बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, परेशान हैं, इसलिए वो कांग्रेस के पास तो कोई जाएगा ही नहीं। मेरा मानना ये है नहीं जाएगा। लेकिन 2 मंत्रियों की गाड़ियां अगर यहाँ चली आए जी सायरन करते हुए जी, तो आपके पूर्व जिला अध्यक्ष जी सर भानु प्रताप सिंह राजावत ने पिछले साल नवंबर के महीने में रूपबास में एक बात कही थी, भाजपा की ही सरकार बनती, हमारे ही सिंबल पर उम्मीदवार जीती थी, लेकिन जब सायरन करती हुई गाड़ियों की धमक रूपबास में हुई तो हम कुछ नहीं कर पाए। अगर ऐसा आपके इलाके में हुआ तो आप क्या करें? मेरा मानना यह है कि जो सायरन वाली गाड़ियां हैं वहाँ कस्बे में, कामा कस्बे में उनका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। और अगर कामा कस्बे में इनका प्रभाव देखना है तो जरूरत ही नहीं है, आप जाहिदा खान जी को प्रचार के लिए भेज दो ना कस्बे में। जो सीट और निकाल के ला रहे हैं अगर वो नहीं हार जाए तो मेरे से कह देना आप। नहीं वो तो ठीक है, हाँ? लेकिन कांग्रेस के जितने भी टिकट इन्होंने दिए हैं वो अपने समर्थन में रैली कर दें कस्बे के अंदर, इनको रिजल्ट मिल जाएगा। रैलियों की तो इजाजत नहीं है। नहीं, मेरा कहने का मतलब रैली इन द सेंस की लोगों को जाके बोले, रैली और चुने हुए लोगों को अपने साथ रखना, दोनों में अंतर है। चुने हुए लोगों को, क्योंकि अभी जब जून के महीने में अपन देख रहे थे राजस्थान की राजधानी जयपुर में सत्ता का संघर्ष चल रहा था, तो इक्का दुक्का विधायक खुद बोल रहे थे कि पुलिस वाले बिल्कुल हमारे आगे पीछे घूम रहे हैं और ये हो रहा है वो हो रहा है। तो ऐसी स्थिति आपके पार्षदों के इर्द गिर्द हो गई। देखिए साहब, भारतीय जनता पार्टी पूरी संगठित तौर पे यहाँ खड़ी हुई है। अगर किसी भी कार्यकर्ता के साथ इस तरीके का व्यवहार हुआ तो पूरी पार्टी उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी रहेगी और पुरजोर विरोध करेंगे। और मेरा मानना यह है जब भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं तो कामा की जनता भी हमारे साथ खड़ी होगी। इसको धीरज भाई, ये सारगर्भित और भाजपा के एक ऐसे कार्यकर्ता जिन्हें आजकल लोग भक्त कहते हैं, उस शब्दावली में संवाद करने के लिए आपका बहुत बहुत